नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल फीचर है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ खालिस राजनीति को, खालिस सियासत को डिस्कस करते हैं। और इस डिस्कशन में हमारे साथ होते हैं राजनीति में 6 दशक का सक्रिय अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्राजीत सिंघवी। हम सिंघवी साहब के पास चलें इससे पहले आपसे एक अपील भी है और एक बात भी हम हमारी तरफ से कह देना चाहते हैं कि जिस तरह का देश में इस वक्त राजनीतिक माहौल है, इस माहौल में किस तरह पार्टियां सोच रही हैं, किस तरह की अब तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, एक तरह से बिगुल बच चुके हैं। और जहां राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने हैं उनकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब आपको नित नई लोक लुभावन घोषणाएं मिलेंगी और आम चुनाव भी आने वाले हैं 2024 में, तो कोई ज्यादा टाइम नहीं रह गया पार्टियों के लिए। तो ये जो राजनीतिक दल जिस तरह से हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई है और घोषणाएं होती हैं फिर लोग उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, घोषणाएं इस तरह की करते हैं कि तुरंत देंगे और उसके बाद में उसके ऊपर अमल नहीं होता है। और अमल जब किया जाता है तो उसमें इतने सारे नियम, उपनियम, धारा, उपधारा जोड़ दी जाती है कि उसका कोई लाभ ज्यादा लोगों को मिल नहीं पाता है। कहने भर के लिए यह होता है कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। तो ये सब बातें जानने की हैं, जानने योग्य हैं। इनके ऊपर जागरूकता जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने ज्यादा हम विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि फिर हमें कोई इस तरह का चश्मा लगाकर हमारे वोट नहीं ले जा सकेगा और कि 5 साल तक फिर विकास का पहिया और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था भारत का इन 75 सालों में ही यदि हम बात कर लें तो पहले जिस तरह का भी दौर चला है, जो भी विध्वंसक ताकतें हमारे यहाँ रही हैं, उनको यदि हम छोड़ भी दें तो 75 साल से तो हमारे ही लोग राज पर हैं। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर वो चीजें नहीं बन पाई जो हम फर्स्ट वर्ल्ड की बात करते हैं। हम तो आज भी थर्ड वर्ल्ड में माने जाते हैं, आज भी हम थर्ड वर्ल्ड की सहायता लेते हैं बाहर से। तो ये जो है, ठीक है, 5वें नंबर की इकोनॉमी हम बन गए हैं, लेकिन बहुत सारे और काम होने बाकी हैं। ये केवल इकोनॉमी होने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड की जो चीजें थी वो आज भी हमारे मौजूद हैं। इसलिए जरूरी है कि इन सब चीजों को हम समझें और समझने के बाद ही हम सरकारों का चयन करें, जिससे कि देश पहली दुनिया का देश बन सके, मॉडर्न वर्ल्ड में हम जी सकें, हमें भी वो गर्व की अनुभूति हो, जिससे कि कह सकें कि हम उस महान भारत के वासी हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हमारे जो आज के गेस्ट हैं चंद्राजीत सिंघवी, उनका हम स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद जी। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और देश में इस वक्त जो सबसे ज्यादा हलचल की खबर है तो वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की खबर। आपको क्या लग रहा है, अब चूंकि राजस्थान से, आपकी कर्मभूमि से यात्रा निकलकर हरियाणा में पहुंच चुकी है, ऐसे में इस यात्रा का राजस्थान में एक तो क्या असर देखा आपने, और दूसरा ओवरऑल राहुल गांधी की इस यात्रा को किस तरह से आंकते हैं आप? राहुल गांधी की यात्रा को देखने की 2 दृष्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो धृतराष्ट्र की आंखों से इसको देखते हैं और मैं संजय की आंख से देखता हूं। संजय दृष्टि से धृतराष्ट्र को मालूम होता है कि क्या हो रहा है महाभारत में, धृतराष्ट्र तो देख ही नहीं पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो धृतराष्ट्र की तरह इस यात्रा को देखना पसंद ही नहीं किया, आंखें बंद करके धृतराष्ट्र बन के बैठे रहे। और मैंने संजय की तरह देखा, दूर से देखा, झालावाड़ देखा, कोटा देखा, बूंदी देखा, मैंने दौसा देखा, अलवर देखा, लालसोट देखा, सबको मैंने संजय दृष्टि से देखा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं। यह साधारण यात्रा नहीं थी, इतनी बड़ी यात्रा, नौजवान इस उम्र में पद यात्रा करें, कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक की घोषणा करें और उस पर अमल करें। इसके महत्व को समझने के लिए आदमी को निष्पक्ष होना पड़ता है। भाजपा निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। भाजपा को तो याद करना चाहिए, एक ईंट की यात्रा, अडवाणी की यात्रा, उस यात्रा से कितने गुना बड़ी ये यात्रा है। इस यात्रा का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता जो सो गया था, अर्धहोश में, बेहोशी में, नशे में, सुप्तावस्था में था, वो खड़ा हो गया। जब कार्यकर्ता खड़ा होता है तो युद्ध की तैयारी करता है। इस यात्रा के पहले तो कांग्रेस में कोई योद्धा नजर ही नहीं आता था, अब कम से कम एक योद्धा तो नजर आता है। राहुल गांधी की इस यात्रा ने कांग्रेस को बल दिया है। क्या मैं ये भी ना कहूं, मैं हो सकता है
भाजपा के सिद्धांतों का समर्थक हूं, मैं मोदी जी का अनन्य समर्थक हूं, लेकिन झूठ बोलने का समर्थक मैं नहीं हूं। ये हकीकत है। यात्रा अच्छी रही, पर इस यात्रा के बहुत से पहलू है। इस यात्रा में कांग्रेस की ओर से राजस्थान के 2-3 आदमियों को छोड़कर किसी का रोल नहीं रहा, एक आदमी का भी रोल नहीं रहा। रोल रहा तो केवल देखा जाए तो पूरी यात्रा में राजस्थान की प्रतिनिधि के रूप में 90% रोल अकेले सचिन पायलट का रहा। जहां राहुल जी जाते थे, राहुल जिंदाबाद के साथ सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगते थे। अन्य किसी का तो रोल 2% से ज्यादा नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद का तो रोल था, सरकारी लवाजमे का रोल था, गवर्नमेंट की व्यवस्था का रोल था, राजनीतिक रोल शून्य था। और बड़े बड़े कोई कांग्रेस के नेता मुझे नजर नहीं आया, वह विश्वेंद्र सिंह का रोल नजर नहीं आया, बीडी कल्ला का रोल नजर नहीं आया, किसी का रोल नजर नहीं आया। घूम फिरकर सचिन पायलट ही सचिन पायलट। सारी भीड़ ने साबित कर दिया कि सचिन पायलट कांग्रेस का वास्तविक नेता है। यह भी साबित कर दिया कि जनता उसके पीछे है। यह भी साबित कर दिया कि वो भूचाल ला सकता है। यह प्रमाणित कर दिया कि अगर कांग्रेस सचिन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस का जबरदस्त परचम लहराएगा। लेकिन अगर सचिन के अलावा किसी और के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो यात्रा हुई या न हुई उसके बराबर प्रभाव होगा। ये बहुत बड़ा परिणाम, बहुत बड़ा निष्कर्ष, बहुत बड़ा फैसला जनता ने सुना दिया है। इसी यात्रा में एक विवाद भी सामने आया। अलवर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया कि कांग्रेस के ही सब लोग आजादी की लड़ाई में लगे हुए थे, बीजेपी का तो एक कुत्ता भी नहीं मरा। इस बयान को लेकर संसद में बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ। आपको क्या लगता है, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे व्यक्ति के लिए, इतने सीनियर लोग व्यक्ति हैं, इस तरह के बयान देना कहां तक उचित बात लगती है? इस यात्रा को और कंट्रोवर्शियल बनाया। सुभाष जी, मैं बकवास करने वाले, भौंकने वाले और मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट देने वाले कोई कितना भी बड़ा आदमी हो तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके अपनी बुद्धि का दिवालियापन नहीं दिखाना चाहता। खड़गे ने साबित कर दिया कि इज ओनली खड़गे बाय नेम, नथिंग एल्स, 0/0। खड़गे को ये बकवास करने की क्या जरूरत थी? कैसे नहीं बने? अरे ये भाजपा में जो आज लोग हैं, इनमें से कितने तब स्वतंत्रता सेनानी थे, वो आगे थे, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, आजादी में योगदान दिया। ये तो महात्मा गांधी को अपनी बपौती मानने वाला स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी क्या केवल कांग्रेस के थे? महात्मा गांधी जनता के नेता थे। उसी समर्थक जनता का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ। इसलिए ऐसी बेवकूफी बात करना, मूर्खतापूर्ण बात करना, बचकाना बात करना खड़गे जैसे आदमी को, जो इतने पद पर बैठा है, ये साबित करता है ये व्यक्ति पद के काबिल ही नहीं है। इससे सोच विचार की हिम्मत ही नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, कल्पना करने की बात नहीं है, सच्चाई समझने की हैसियत नहीं है। और जब पूरा भारत ही आजादी आंदोलन में लगा था तो क्या ये जो भाजपाई है, ये क्या पाकिस्तान से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, चीन या रूस से आए हुए हैं? ये भाई यही भाजपाई हिंदुस्तानी थे। इनके बाप दादे भी तब थे, उन्होंने भी आंदोलन किया, आंदोलन में भाग लिया। किसी का बेटे ने भाग लिया, किसी के भाई ने भाग लिया, किसी ने खुद ने भाग लिया। इसलिए कुत्ते जैसे शब्द का प्रयोग करना खड़गे जी आपको शोभा नहीं देता है। मेरे हिसाब से आपने इस स्टेटमेंट को देकर खड़गे ने अपनी मर्यादा, अपनी मान्यता नहीं, और इसके अलावा ये यात्रा का भी आप देखें जरा, राहुल गांधी का एक बड़ा एफर्ट चल रहा था, उसको भी आप पंक्चर करना चाहते हैं। आप चाहते क्या है साहब? ये तो ऐसा है साहब, खड़गे साहब ने ये वक्तव्य देकर के इस यात्रा के जो गंभीरता थी, यात्रा का जो शालीनता थी, आप देखो, इतना कहता है गुजर आंदोलन करेंगे। एक आदमी ने भी किया आंदोलन? भाजपा ने विरोध किया है क्या? किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि यात्रा शालीन थी, राहुल शालीन था। राहुल ने कोई लूज टॉक नहीं की। राहुल ने यह भी नहीं कहा कि मेरे कांग्रेसजनों, जनता को संबोधित किया, जनता को संबोधित किया। राजस्थान में तो इस तरह की कोई बचकानी बात नहीं है। खड़गे साहब से ये उम्मीद नहीं थी। खड़गे साहब, ज्यादा होशियारी मत करो, आपके कहने से कुछ होता नहीं है। आप इतने बड़े आदमी, इतने बड़े नेता नहीं हो। बाई चांस आपको मौका मिल गया और आप बन गए हो, ये तो ठीक है, लेकिन आपके वक्तव्य में वो बात नहीं है जो कांग्रेस अध्यक्ष की होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष तो लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे लोग रहे, कम से कम उनको तो याद करते, उनकी गरिमा को तो नहीं घटाते, उनकी पवित्रता को तो नहीं घटाते। पर आपने केवल शूद्र प्राप्ति के लिए
अपनी ओसी लोकप्रियता के लिए अपनी मान्यता को तिलांजलि देकर के उन सब स्वतंत्रता सेनानियों की मजाक उड़ा दी है जिन्होंने भाग लिया था। क्या सारे कांग्रेसियों में से किसी के भी पुरखे और बाप दादे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं थे? क्या वहां स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सर्टिफाइड फ्यूचर कांग्रेसमैन का प्रमाण पत्र लेकर के आए थे? और आपका क्या है? कबीरा जिना बावरी कई गया सड़क पताल और आप उनके भीतर रहे जूती खाद कपाल। इस कहावत को आपने चरितार्थ किया है मिस्टर खड़गे। यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर नॉट ए वेरी मैन, यू आर नॉट ए गुड पर्सन, यू आर नॉट ए इंटेलिजेंट मैन, यू आर नॉट ए गुड स्पीकर, यू आर नॉट ए गुड सिटीजन। राइट। तो ये जो आपने बीजेपी की बात छड़ी, बीजेपी ने विरोध नहीं किया। बीजेपी ने एक जनाक्रोश यात्रा निकालने का 1 दिसंबर से ऐलान किया था। अब वो कांग्रेस से का भी एक मसला चल रहा है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने तो कह दिया कि कोरोना की जो लहर आने वाली है, संभावित आसन्न जो लहर आ सकती है, जो विश्व में जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, उसको देखकर बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि हम अब जनाक्रोश यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। यही बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी अपील की गई, भारत सरकार ने अपील की। भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आप यात्रा बंद कर दें, क्योंकि जिस तरह की आशंकाएं आ रही हैं विश्व के अन्य देशों से, लेकिन उसमें राहुल गांधी का यह कहना है कि मैं यात्रा बंद नहीं करूंगा, कोरोना कुछ नहीं, ये सब बहाना है और मेरी यात्रा निकलेगी। आपको क्या लगता है इस तरह का जो एटीट्यूड है वो भी इस यात्रा को फिर कहां तक ले जाएगा? ऐसा है, जन आक्रोश यात्रा को चलाने वाले, आगे ले जाने वाले, उसकी व्यवस्था करने वाले छुटभैया लिलीपुटियन थे। यात्रा ने जन आक्रोश यात्रा में जोश आया ही नहीं, जो यात्रा में जनता के पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं। अपनी असफलता को छुपाने के लिए, अरे इनको उस वक्त जन आक्रोश यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी, उसके कुछ दिन बाद निकाल लेते। उस यात्रा की तुलना में जब इन्होंने देखा भाजपाइयों ने कि जन आक्रोश यात्रा में कुछ है ही नहीं, क्योंकि भाजपा का जो कुछ भी होता है नरेंद्र मोदी का नाम होता है, उसको अगर माइनस कर दो तो क्या है, भाजपा संघ ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अब यहाँ के छुटभैया नेताओं ने, पूनिया जी ने या इन्होंने छोटे मोटे लोगों ने इसी स्तर की सारी भाजपा का प्रदेश स्तर का नेतृत्व उतना ही है जितना स्काउट एंड गाइड का नेतृत्व होता है। इससे यात्रा फेल होनी थी, फेल होने लग गई। लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, रुचि नहीं दिखाई, भीड़ नहीं आई। ऐसा लगा कि भाजपा जो है इस यात्रा को निकालने की घोषणा करके भाजपा का अपमान किया, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का अपमान किया। भाजपा के अंदर आदमी, वैसे तो पूरे देश में मोदी के अलावा कोई नहीं है। नड्डा जी को अध्यक्ष बना दिया है, जिनके रहते हिमाचल प्रदेश के अंदर धज्जियां उड़ गई भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे बाद में इस प्रकार के लोगों के हाथ में संगठन है, यह साबित हो गया। या तो संघ निकालता यात्रा तो सफल होती, या मोदी के नाम पर निकलती तो सफल होती। इन्होंने किसके नाम पर यात्रा निकाली? इन्होंने निकाली सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, ऐसे लोगों के नाम पर यात्रा निकालोगे तो कहा ये यात्रा है, वो बिना मात्रा की यात्रा बन के रह जाएगी। ऐसा हुआ तो अपना मुंह छिपाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए राहुल गांधी की यात्रा में कोरोना का नाम ले लिया आपने। जब कोरोना का भय था तो निकाली क्यों आपने यात्रा निकाली? आपको पहले मालूम नहीं था कि यात्रा के अंदर कोरोना के चांस है, तो जन आक्रोश यात्रा क्यों निकाली? गांव गांव क्यों निकाली? क्या पूरे प्रदेश में साबित रूप से आप कोरोना फैलाना चाहते हो? ये सब बकवास, बेवकूफी और बेहुदा बात है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, इसके कोरोना से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये भाजपा को चुनौती है, इसमें दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने चुनौती दी है, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए ये छोटी छोटी फौज के टुकड़े विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो ऐसी लड़ाई है जैसे शिवाजी की छुटपुट लड़ाइयों ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया, मुसलमानों को परास्त किया था, छक्के छुड़ा दिए थे। उस प्रकार की छोटी छोटी ये बैटल्स लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध नहीं लड़ा, ये जनाक्रोश यात्रा बैटल्स के रूप में, मोर्चे के रूप में है, सेना का प्रयाण के रूप में नहीं है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा सेना का प्रयाण था। आपने पीएम मोदी का नाम लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने नाम लिया। अभी चाइना बॉर्डर के ऊपर जो स्क्रिमिश हुआ, जो सेनाओं के बीच में वहां हाथापाई की स्थिति हुई, तनाव हुआ, इस तनाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर के ऊपर जाकर जिस तरह की बात करते हैं, आपको क्या लगता है इससे किस तरह का संदेश गया होगा? बहुत बड़ा संदेश गया। यह संदेश गया कि देश का प्रधानमंत्री स्टील का आदमी है। यह संदेश गया कि देश का प्रधानमंत्री बनने और रहने के सर्वथा योग्य है। यह संदेश गया
कि प्रधानमंत्री में जज्बा है, इस प्रधानमंत्री में हौसला है, चीन को सबक देने की ताकत है। पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, आप भूल गए। ये वो प्रधानमंत्री है जिसमें सरदार पटेल की आत्मा का वास है। ये साबित कर दिया सरदार पटेल ने जो काम किया था। अगर 2 दिन जवाहरलाल चुप हो जाते तो आज पीओ के नाम की बीमारी पैदा नहीं होती। वाह मोदी जी, आपने चीन को सबक देने के लिए वहां जाकर के जो सेना का मनोबल बढ़ाया, सेना की हिम्मत बढ़ाई, सेना का हौसला बढ़ाया, इसके लिए आप 1000 बार बधाई के पात्र हैं। आपके ऐसी ऐसी घटनाओं के कारण ही तो गुजरात जैसे फैसले आ जाते हैं जहां कुछ मिलता ही नहीं है और किसी को। वो कांग्रेस की वो स्थिति हो गई जैसी उस खाट की होती है जिस पर कहा जाता है 2 ईंच घटे, 2 शीश घटे और 4 घटे से पाया, पंडित जी खाट कटा सुलाया। वो दुर्गति कांग्रेस की हो गई। और अगर इस प्रकार की जनाक्रोश यात्राएं राजस्थान में निकली तो राजस्थान में कांग्रेस जो सोचती है, भाजपा जो सोचती है कि हम जबरदस्त ताकत से जीत जाएंगे, अरे भाई ये तो आपका सौभाग्य है कि अशोक जी अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। अशोक के नेतृत्व में अगर कांग्रेस चुनाव लड़ा जाएगा तो भाजपा और तुम निश्चित रूप से गुलगुले खा के भी जीत जाओगे। पर अगर बाई चांस सचिन पायलट के नेतृत्व में चुना गया तो आपकी वो दुर्गति होगी कि आपको छठी का दूध याद आएगा और पूरी ताकत से चुनाव, फिर भी आपके पास एक हथियार होगा, फिर आप नरेंद्र मोदी का नाम ले आओगे। और जब नरेंद्र मोदी का नाम लाओगे तो वो भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी से बड़ा ताकतवर, शक्तिशाली, आकर्षक, जनप्रिय और जन को खींचने वाला नाम आज तो इस देश में नहीं है, शायद दुनिया में भी नहीं है। इसलिए आपकी ताकत है। आप सचिन से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारोगे, धन्य है आपकी कल्पना। सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत आ गया तो आप सोते रहोगे, आप भांग पी के सो जाना, फिर भी आपकी 125 रह जाएगी। तो ये तो भाग्य है, समय बताएगा कब क्या करना। और हम भी कोई ताली बजाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमारा भी बहुत बड़ा रोल होगा। मैं उस रोल की घोषणा आज नहीं करता हूं। आपने चुनाव की बात की है, आपने चुनाव की बात छेड़ दी है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार राजस्थान का बजट जल्दी लाने की तैयारी में है राजस्थान की सरकार, और अभी घोषणा हो चुकी है 500 रुपए का सिलेंडर दिए जाने की। अब ये बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि एक और घोषणा होने वाली है बजट के अंदर कि किसानों को ये धनराशि देंगे। लेकिन अब हम आपसे एक टेक्निकल बात जानना चाहते हैं। ठीक है, घोषणाएं सरकारें करती रहती हैं, सरकारों का काम है, और जन कल्याणकारी सरकारें होनी भी चाहिए, और जो कमजोर वर्ग है उनको सहायता मिलनी भी चाहिए। एक्सचेकर इसीलिए होता है सरकार का। लेकिन आपसे हम जानने का प्रयास ये करना चाहते हैं कि हर योजना में कोई ना कोई टेक्निकल चीज लगा दी जाती है। अब इसमें 500 रुपए का जो सिलेंडर है, इसमें जो टेक्निकल चीज है वो ये बीपीएल है। अब बीपीएल का कार्ड जिसके पास होगा उसके पास मुझे तो नहीं लगता है वो 500 रुपए का सिलेंडर खरीदने के औकात में भी होगा। सुभाष जी, ये तो अभी तो घोषणाओं की शुरुआत है। बजट, पहली बात है कि बजट को जल्दी क्यों लाना चाहते हैं, ताकि बजट का टाइम तय हो जाए तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद कम से कम बजट तक तो कंटिन्यू करने का मौका मिले। दूसरा, आप बजट का लाभ लाते हो, घोषणाएं करते हो। अरे मैं कहता हूं तो ये घोषणा करो ना अशोक जी, मिस्टर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, घोषणा ये करो किसी के घर में अगर टिफिन की जरूरत होगी तो सरकार फ्री टिफिन भेजती है, ऐसी घोषणा करो ना। जो घोषणा इंप्लीमेंट है ऐसी करो ना, ऐसी करो ना। खान पान, धन, अन्न, पन्न, सब कुछ, घी, तेल, दाल, मिर्ची सब फ्री मिलेगा अगर हम सरकार में आ गए तो। और अगर सरकार में नहीं आए तो हम खुद सर्कस में मिलेंगे। फिर हमारे से उम्मीद क्यों करते हो ऐसी वाहियात घोषणाएं करना, बजट को जल्दी लाना, बजट की आज वोटर्स को लालची बनाना, वोटर्स को भिखारी बनाना, याचक बनाना, दया पात्र बनाना, ये बड़ी गंदी राजनीति है। और ये राजनीति करके अशोक गहलोत देखते हैं लास्ट ईयर है उस समय और मिल जाए, क्योंकि ये बात तो गलत है ही नहीं। कभी कुछ भी हो सकता है राजस्थान में, कभी सचिन कुछ भी कर सकता है राजस्थान में। विदा होते होते हरियाणा बॉर्डर पर जिस प्रकार से आलिंगन करके सचिन पायलट को राहुल गांधी ने धमकी दी है, वो भी एक इशारा है। समझ जाए तो इशारा है, न समझे तो अनाड़ी है। जो समझ जाए वो खिलाड़ी है, न समझे वो अनाड़ी है। होना जो हो जाएगा, कल नहीं परसों नहीं महीने भर मालूम पड़ जाएगा। और भाजपा तो जगह जगह यज्ञ कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हाथ जोड़ रहे हैं। अब आप बताइए, अशोक जी बार बार कहते हैं सीबीआई और ईडी पर हमला करते हैं, उनको मालूम है कि उन पर भी नजर है, इसलिए करते हैं। आक्रमण सुरक्षा की सबसे बेस्ट तरकीब होती है।
ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ठीक है, करते रहिए, हम अशोक के खिलाफ तो है नहीं, लेकिन हम झूठी तारीफ भी नहीं कर सकते। सचिन की तारीफ मैं नहीं कर रहा हूं, जनता कर रही है। वो भीड़ कर रही है जो लोकसभा में आई थी, वो भीड़ कर रही है जो जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, वो औरतें कर रही है जो आई लव यू का नारा बोल रही थी। अरे हम तो कान बहरे हो गए सुनते सुनते। हमने बहुत कोशिश की कि कहीं अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा तो आए, नारा ही नहीं आया। इसमें हमारा क्या दोष है, आप बताइए। लोकप्रियता की परीक्षा में आप बैठे हो, परिणाम जनता देती है, आपका हमारा सवाल थी, इससे कोई रोल नहीं है। ठीक बात है। आपने ये बात बहुत जोरदार कही कि घोषणाएं कर देते हैं, और अभी आप देखिए हिमाचल में घोषणा हुई थी पेंशन योजना की, और जिसके बदौलत माना जा रहा है कि सरकार कांग्रेस ने बनाई है वहां पर। अब वहां के मुख्यमंत्री ने अचानक से पैंतरा बदल दिया है और उन्होंने कहा कि 5 साल है हमारे पास में, पेंशन योजना लागू करेंगे, फंड्स आएंगे, पहले हम बजट बनाएंगे तब देंगे। और चुनाव के भाषण में क्या कह रहे थे कि हमारी सरकार बनते ही हम पेंशन योजना लागू कर देंगे। ये होता है सरकारों का काम, जो आपने राइटली कहा कि जब आएंगे तब फिर क्या करेंगे वो बात अलग है। तो ये इस तरह की घोषणाएं करना भी अजीब सी बात हो जाती है। लोकतंत्र का पता नहीं किस तरह से लोग इस तरह से लाभ लेते लेते अब ये इनको भी आदतें पड़ गई हैं, अब ये मलाई लेने की आदतें पड़ गई कि ठीक है जनता तो बेवकूफ है, इनको ऐसे ही लॉलीपॉप देते रहो और आगे बढ़ते रहो, तो इनके काफिले चल रहे हैं। तो एक सवाल और हम आपसे करेंगे और लास्ट में कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को। अब झारखंड सरकार ने बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है समेत शिखर जी का, समेत शिखर जी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में घोषणा करी है। इसको कहां तक उचित मानते हैं? ये तो ऐसी बात है कि किसी भी आदमी के घर में औलाद पैदा नहीं हो तो बिना सोचे समझे उसको नपुंसक घोषित कर दो। आप क्या करती है झारखंड सरकार? बकवास करती है। 24 तीर्थंकरों ने समेत शिखर के अंदर अपना प्रयाण किया था। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण, बद्दी, गंदी और पक्षपातपूर्ण घोषणा हो ही नहीं सकती। कभी यूपी ने कहा कि अयोध्या पर्यटक स्थल है, काशी पर्यटक स्थल है, सोमनाथ पर्यटक स्थल है, कह ही नहीं सकते। लेकिन लोग जाते हैं, पर्यटक भी जाते हैं, दूसरे भी जाते हैं। दर्शन की तो मनाही है नहीं, फिर प्रमाणित करने की क्या जरूरत है? समेत शिखर हम जैनियों का सबसे पवित्रतम महानतम तीर्थ है। इसकी अपमान की कल्पना मात्र तब शेर जाते हैं। कोई जैनी इसको स्वीकार नहीं करता, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे और ये होगा नहीं। झारखंड सरकार को घुटने टेक कर अपने आदेश को वापस लेना पड़ेगा। कोई भी धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, देवताओं का स्थल, उसको आप पर्यटन स्थल में बदल दोगे या रे वहां की जैन धर्मशाला को मधुशाला में बदल दोगे? क्या यही आपका काम रह जाएगा? जिस राज्य सरकार ने ये मुक्तपूर्ण घोषणा की है, हिसाब से तो सरकार है ही नहीं, वो तो सर्कस से भी बुरा फैसला कर रही है। मैं चाहता हूं सुभाष जी, मेरी ओर से और आप अपनी ओर से भी इस बात को पुरजोर कहिए कि कोई भी पवित्र तीर्थ स्थल को कभी भी पर्यटन स्थल में नहीं बदला जा सकता। पर्यटन के अंदर शौक होती है, मौज होती है, बियर होता है, दारू होती है, मीट होता है, नॉनवेज होता है। जैनों का तो पवित्र तीर्थ है, ऐसा स्थल है, शुद्धता, शुचिता, संयम का प्रतीक है। उसके अंदर इस प्रकार की बदतमीजी और मूर्खतापूर्ण का फैसला करके झारखंड ने, अब आपको एक बात बता दूं, ये भी एक गलत याद मिटा दो। लोग कहते हैं कि 40 लाख जैन है, 40 जैन 2 करोड़ से ज्यादा है। मैं सिंह भी हूं, मेरी जाति के 10,000 सिंह भी है, कोई जैन लगाता ही नहीं है। मेरी उनियाल भंडारियों में 10,000 से ज्यादा भंडारी है, कोई जैन लगाता ही नहीं है। इसके जैनों की संख्या कम है, जैनों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। अब दिगंबर स्वामी नहीं, इससे देखिए एक और बात है, इसमें संख्या बल से मतलब नहीं होना चाहिए। पवित्रता का जो प्रतीक है वो एक व्यक्ति का भी यदि है तो पवित्रतम प्रतीक माना जाएगा उसको। ऐसा नहीं हो सकता। आप 100% सही हो। मैंने इससे संख्या बल नहीं बताया है, मैंने ये बताया कि कोई लोग सोचते क्या है ये समाज क्या कर लेगा, ये समाज की क्या हिस्सेत है, इसके लिए मैंने संख्या बल की बात कही है। अब आपसे एक बात बता देता हूं, समेत शिखर को अगर किसी भी हालत में तीर्थ स्थल से पर्यटन स्थल बनाया गया, पूरे देश में तूफान आएगा। पूरे देश की सारे जैन समाज की ताकत खड़ी होगी, दिगंबर श्वेतांबर। इसीलिए हमने कहा था कल कि नीचे धरती ऊपर उम्बर, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, दोनों का मिट जाएगा अंतर, तब चुप करेगा जादू मंत्र। इस प्रकार की भ्रष्ट योजना, गलत योजना, अनैतिक योजना, असंयम योजना, झारखंड सरकार को इसकी सजा मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार को डायरेक्शन देकर झारखंड सरकार को मांग करना चाहिए कि जैनों के पवित्रतम स्थल को, तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता। राइट।
तो आपने सुना, ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल, और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे राजनीति में 6 दशक का लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्राजी सिंघवी साहब, आभार आपका, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी कि आप हमेशा सच्चाई कहने का अवसर देते हो। थैंक यू सो मच। तो आपने जाना सुना, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना फीडबैक हमें लिख भेज सकते हैं। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।